हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम लोग सीटेट मैथ पेडागोजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पिछले साल दिसंबर 2018 में हुआ था। तो मेरे साथ बने रहिए और हम लोग करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? किस पर ध्यान हमारा किस पर नहीं होना चाहिए? मेरा पहला ऑप्शन है गणित अवधारणाओं को समझना। गणित के कॉन्सेप्ट को समझना, उसके अवधारणा को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हमारा ध्यान होता है। मेन हमारा ध्यान होता है कॉन्सेप्ट में होता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। गणित भाषा का विकास, गणित भाषा का विकास बहुत ज़रूरी है। आप अगर गणित भाषा का विकास नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, ये मैटर नहीं करता है कि आपका आंसर कितना एक्यूरेट है, ये मैटर करता है कि आपकी लॉजिक कैसी है, आपका तर्क कैसा है। ठीक है। मैथमेटिक्स में इसलिए हम लोग बच्चों को हम स्टेप बाय स्टेप नंबर देते हैं। अगर बच्चा का मेथड सही है लेकिन बच्चा अगर गलत आंसर ले लाया तो भी उसे हम नंबर देते हैं, क्योंकि उसका जो मेथड था, उसका जो स्टेप था वो सही था, उसका जो सोच था, उसका जो तर्क था वो सही था, लेकिन उसने कैलकुलेशन में गलती किया है। इसका मतलब ये है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन वो आंसर गलत लाया, तो इसमें हम उसे भी मार्क्स देते हैं। तो इसमें हमें सटीकता है वो इम्पोर्टेंस नहीं है। मेरा इम्पोर्टेंस है कॉन्सेप्ट, मेरा इम्पोर्टेंट है जो तर्क है बच्चा का वो सही रहना चाहिए। तो ये गलत है और ये गलत है, इसलिए ये सही है क्योंकि यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। और तर्क तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तर्क कौशल का विकास। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणित या अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो अब हम देखते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में गणित या अवधारणा, जो एक गणित अवधारणा का विकास होता है, गणित कॉन्सेप्ट का जो विकास होता है प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार से किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे? अनुभव प्रदान करेंगे। सबसे पहले उसमें हम अनुभव प्रदान करेंगे और उसके बाद हम भाषा के माध्यम से समझाएंगे बच्चों को। तो सबसे पहले हम अनुभव प्रदान करेंगे, उसके बाद भाषा से बच्चों को समझाएंगे, उसके बाद हम चित्र बनाएंगे और उसके बाद उसमें जो भी हम प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग होगा उसको हम डिफाइन करेंगे। तो जो मेरा दूसरा होगा वो सही होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक बच्चे नीचे दिखाए गए अनुसार दो संख्याओं को घटाई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध करता है? अब हम देखते हैं बच्चा ऐसे घटाता है तो बच्चे को घटाव की जो प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है। बच्चा घटाने तो जान रहा है क्योंकि 8 में 2 6 होता है और ये ऐसे अगर 7 रहता और ये 3 रहता तो ये 4 आता। ठीक है। तो बच्चा घटाने तो ठीक जान रहा है लेकिन बच्चे स्थानीय मान से घटाने नहीं जान रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 नीचे है और ये 3 ऊपर है, 7 नीचे है, तो ये 4 आएगा। तो ये 4 नहीं आएगा। बच्चे को स्थानीय मान के बारे में जो घटाने की जो विधि है उसकी अवधारणा में गलत अवधारणा है उसकी। ठीक है। तो ये मेरा पहला ही सही हो गया। मैं अब दूसरा देखता हूँ। बच्चे नहीं जानता कि घटाना कैसा, बच्चे जानता है कि घटाना है। ठीक है। लेकिन उसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। 2 अंक वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है? नहीं, बच्चा नहीं जानता है। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करने से सुधारा जा सकता है। नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है और आप उसे बार बार रिपीट करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट गलत ही रहेगा। आपको पहले आपकी अवधारणाओं को सुधारनी होगी। ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो अधिगम और आकलन होता है, जो सीखने और जो रिजल्ट बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक योजना बनाते हैं, एक हम प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना। तो योजना बनाना मेरा पहला होता है और उसका संगठन। ठीक है। तो ये मेरा योजना बनाना मेरा पहला होगा। तो ये आप देखिए दूसरा किस में है? दूसरा इसमें पहला है और ये पहला है, तो मेरा ये 2 और 3 कट गया। या तो मेरा 1 होगा या तो मेरा 4 होगा। आपको इस तरीके से चेक करना है। अब देखिए
यहाँ पे है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। जितना भी शिक्षण अधिगम है वो जितना भी स्टूडेंट है सबका एक ही साथ आकलन होना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, प्रगति रिपोर्ट का विकास होना चाहिए। हम देखते हैं बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। आप देखिए यहाँ पे है रिपोर्टिंग, ठीक है, यहाँ पे है फीडबैक। आप हमेशा रिपोर्ट लास्ट में करते हैं, फीडबैक आप हमेशा लास्ट में देते हैं। आप कहीं भी जाइए, कुछ भी कीजिए, आपकी जो फीडबैक का जो टर्म आता है, जो रिपोर्टिंग का जो टर्म आता है, वो सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पे मेरा 4 सबसे लास्ट में आएगा और 2 सबसे पहले आएगा। तो मेरा एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 फर्स्ट है और 4 लास्ट में है, वो 1 है। तो ये मेरा 1 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपको ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और ऑप्शन को हटाते जाना है। ठीक है, हो सकता है आपको बहुत सारे चीज़ ना आए, लेकिन आपको कुछ ऐसे कीवर्ड खोजने हैं। जैसे योजना बनाना, तो योजना बनाना मेरा पहला होगा, उसे मैं पहला ला दिया। फीडबैक, जो भी मेरा फीडबैक होगा वो लास्ट में आएगा, तो उसे मैंने लास्ट में लगा दिया, बस। ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याएं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो क्यों नहीं किया जाता? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हिंदू अरबी अंक क्या होता है। जो हम लोग 1 2 लिखते हैं, 1 2 3 4 5, ये है हिंदू अरबी अंक। ठीक है, ये है हिंदू अरबी अंक। और जो रोमन अंक है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये रोमन अंक है। ठीक है, ये रोमन अंक है। तो हम रोमन अंक का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है आमतौर पर, क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि अब हम देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन, रोमन अंकों का स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल ही सही है। इसमें जो स्थानीय मान होता है उसका आप नियोजन नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे आप देखिए इसका मान कितना है, ये x का मान कितना है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे x1 x, ठीक है, तो ये x का मान यहाँ पे स्थानीय मान कितना है आप नहीं बता पाएंगे। इसका जो टोटल वैल्यू है ये 19 है। ठीक है, इसका वैल्यू 10 है, लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा, नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे जो स्थानीय मान होता है रोमन में वो नहीं किया जा सकता, इसलिए गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल होता है, हाँ मुश्किल तो होता है। ठीक है, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। बच्चों अंग्रेजी माला और रोमन में भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा सबसे अच्छा आंसर है वो ये है कि इसमें जो स्थानीय मान का नियोजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए गणना करना मुश्किल होता है। ठीक है, ये मेरा पहला आंसर है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुण को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ पे है भौतिक गुण। तो भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? भौतिक गुण का मतलब होता है कि वो ठोस है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, फिर उसका रंग कैसा है, उसका साइज कितना है, ठीक है, उसका कलर क्या है। तो हम इसे भौतिक गुण कहते हैं। ठीक है, अपने छात्रों को ऐसी गतिविधि करने के लिए शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? वो क्यों ऐसे गुण को करवाता है? वो जैसे खिड़की है, टेबल है, बेंच है, डस्टर है, तो वो सबका जो भौतिक गुण उसका दिखवाता है, क्यों दिखवाता है? इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, एम क्या है? यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा एवं पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। देखते हैं। बच्चों को अपनी भाषा में वस्तु को समझाने का आनंद लेते हुए जैसे डम सडार खेलने का आनंद करते हैं। ये नहीं होगा कि सिर्फ आप खेलने के लिए आप कर रहे हैं। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुण का निरीक्षण करने का अवसर देता है तथा आकार के बारे में उनकी समझ को गहन करता है, हाँ गहन बनाता है। तो यहाँ पे आप अगर एक किसी भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे, अपने आसपास के जितने भी परिवेश में जो चीज़ है उसके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, तो बच्चे उसके आकार के बारे में समझ पाएंगे। वो ठोस है, लिक्विड है, गैस है, उसका रंग कैसा है, उसका साइज कितना है, तो वो बच्चे उसके बारे में अच्छी चीज़ से समझ पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित जो अशिक्षित होते हैं, जैसे यहाँ पे एक महिला है, ये महिला मान लीजिए अशिक्षित है, ठीक है, तो ये लोग का कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होता है। अगर आप सब्जी खरीदने जाइएगा, अगर आप 1 केजी का दाम इतना है और आप 600 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो तुरंत ही कैलकुलेट करके आपको 600 ग्राम का दाम बता देगी। आप उस समय तक आप उस समय कैलकुलेट करते रह जाओगे, ये 600 ग्राम का दाम बता देगी। तो इन लोग का जो स्ट्रेटजी होती है, जो कैलकुलेशन करने की जो अवधारणा होती है, वो बहुत ही फास्ट होती है और एकदम सटीक होती है। हालांकि ये अशिक्षित हैं, तो ये लोग इतने सटीक रूप से कैसे आंसर दे पाते हैं, देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है गणित कक्षा में उपयोग नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि इनकी गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, हम इसके भी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। सभी गणित समस्याओं को हल करने में उपयोगी नहीं, ये लोग सिर्फ प्लस माइनस ही करते हैं, ठीक है, और सब का यूज नहीं करते हैं। गणित में सारी अवधारणाओं का यूज नहीं करते हैं ये लोग। बेसिकली ये लोग प्लस और माइनस ही करते हैं, ठीक है, जो कि कैलकुलेशन से, बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। में अस्पष्टता और कम स्तर की अशुद्धता होती है। ऐसा नहीं है कि ये लोग गलत करते हैं, ये लोग बहुत ही सटीक आंसर देते हैं कि गणित की संबंधी समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो इसकी जो कौन हिसाब से ये लोग इतना अच्छा कैलकुलेशन करते हैं, हमको इसका क्लास में चर्चा करनी चाहिए कि ये लोग कौन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, ये हमें बच्चे से चर्चा करनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों को एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। विषम समूह मतलब वो होता है जो कक्षा में थोड़ा अलग समूह है। एक बच्चों का समूह ऐसा रहता है जो लोग नहीं पढ़ने में ध्यान देते हैं, या वो लोग थोड़ी अलग क्षमता वाले होते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्लास से थोड़ा सा अलग रहें, ऐसे बच्चे को आप कैसे ट्रीट करेंगे। मेरा पहला ऑप्शन है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूह में रखकर उनकी क्षमता के अनुसार। नहीं, आप ऐसे क्लासीफाई नहीं करेंगे कि एक क्षमता वाले एक साइड और दूसरी क्षमता वाले दो साइड। नहीं, आपको सभी को लेकर चलना है। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को समूह लेकर देखते हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वो एक दूसरे से सीखें। हाँ, आप समावेशन शिक्षा में यही होता है कि अलग अलग क्षमताएं वाले बच्चे को आप एक साथ रखते हैं ताकि सभी बच्चे एक साथ सीखें। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल। आप ऐसा नहीं जो कम क्षमता है उसको लो लेवल का क्वेश्चन देंगे और जो उच्च क्षमता है उसको आप हाई लेवल का क्वेश्चन देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गणित में सीखने के लिए प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, प्रतिफल मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, आउटकम। तो आप गणित सीख रहे हैं और उसका एक रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट विकसित क्यों किए जाते हैं, वो उसका एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य मेरा पहला ऑप्शन है गणित में बच्चों को लघु विधियों बताई जाए। ऐसा कोई नहीं है कि आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाए, ठीक है, जो बताया जाएगा सबको एक ही बताया जाएगा। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। ऐसा नहीं है। बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। हाँ, इसमें बच्चा क्लास वाइज जो कंपटीशन है उसमें क्या रैंक लाता है, उसका टैलेंट कितना है, बच्चा का कौन चीज़ में उसका कैसा कॉन्सेप्ट है, और वो बच्चे का जो कौशल कैसा है, उसका टैलेंट कितना है, उसको हम दिखाते हैं रिज़ल्ट में। तो इसीलिए रिज़ल्ट बनाना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा को हम जान पाएँ कि बच्चा का लेवल कितना है, ठीक है, और बच्चा का हम लेवल जान पाएंगे तब हम उसको पढ़ा पाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। तो कौन सा कार्य एक गतिविधि है। मेरा पहला ऑप्शन है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। नहीं, ये नहीं है। बच्चों द्वारा एक कविता के रूप में बच्चे 1 2 3 करके गाना गा के ही एक गिनती बनाते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं है। बच्चों द्वारा श्याम पाठ से नकल करना, ये तो नकल करना है सिंपल। बच्चों द्वारा अन्वेषण में लगाना, अन्वेषण मतलब होता है खोज करना, किसी के बारे में चिंतन करना, मनन करना, कुछ सृजनात्मक कार्य में ध्यान देना, तो हाँ, ये एक गतिविधि कार्य है।
अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुना चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो बच्चा एक आयत का अगर हम लेते हैं, ये L है, ये B है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो L इंटू B होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो बच्चा सोचा कि क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो सभी का लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी का क्षेत्रफल अलग अलग होता है। तो बच्चों की जो क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं, उसको जानकारी है, ऐसा नहीं है कि उसके क्षेत्रफल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसे आयत की क्षेत्रफल के बारे में जानकारी है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। हाँ, वो आयत के क्षेत्रफल से सबको रिलेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो आयत का क्षेत्रफल जानता है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है और वो उसी के क्षेत्रफल से सबको रिलेट कर रहा है, तो उससे हम दूसरा ऑप्शन मेरा सही आएगा। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल, ऐसा नहीं है कि सभी का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, सर्कल का पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा में ऐसा नहीं है, बच्चे को पता है कि क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो क्या है, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय ऐसा नहीं है, ठीक है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, ऐसा नहीं है कि आप लड़के और लड़कियां में भेदभाव करेंगे, ऐसा नहीं है। गणित हर कोई सीख सकता है, हाँ ये सही है। गणित केवल एक कठोर अभ्यास सिखा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हर कोई गणित सीख सकता है, ये गणित के बारे में एक सही कथन है। पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण 4 त्रिभुज खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो वो कौन विधि का प्रयोग करता है? तो आप देखिए, ऐसा जैसे यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये B है, ये C है, ये तीनों है। तो अगर हम समकोण त्रिभुज देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे B स्क्वायर C स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर, ये संबंध मिलेगा हमको। तो बच्चे लोग ये संबंध निकाल पाएंगे। तो बच्चे लोग एक अभ्यास से, एक गतिविधि से, एक एक्टिविटी से एक रूल पे आ रहे हैं, एक कैलकुलेशन पे आ रहे हैं, एक मतलब फॉर्मूला पे आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप अगर एग्जाम्पल से फॉर्मूला पे आइएगा, जब आप अगर एग्जाम्पल से या कोई एक्टिविटी पे या कोई भी एक कार्य से आप अगर फॉर्मूला पे आइएगा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं आगमन विधि, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आगमन विधि। तो मेरा जो पहला आंसर है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? आगे हम देखते हैं संकल्पना मानचित्र क्या होता है। कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट मैप हम इसे कहते हैं जिसे हम बॉक्स लेके एक ऐसा बना दें, जैसे ट्री है, तो ट्री से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, शेड मिलता है, पेपर मिलता है। फिर पेपर से हम क्या बना सकते हैं, बुक बना सकते हैं, नोटपैड बना सकते हैं, तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो हम ऐसे एक मैप बना सकते हैं और ये मैप कोई भी बना सकता है, लेकिन आप देखिए संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षक द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये मेरा गलत है और ये गलत है इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला गया है, ठीक है। ये किसी के भी द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।